कई ऐसी आपके जरा शर्मिंदगी भी थोड़ी सी भी रहती, बेशर्मी का हद है। तो अगर ये कह दिया द्वारा सींचा गया वो इलाका है, उनके द्वारा संस्कार, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा समर्थन मिला तो स्वास्थ्य सेवा दे सकता है। ये सब लोग जानते हैं। एम्स में कहीं भी, रांची के अस्पताल में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हैं मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो कि आपदा प्रबंधन के मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार। सर, मानव श्रृंखला को लेकर कई ऐसी आपके सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे कैंपेन चला गए थे, इवन आपने खुद फिजिकली भी कैंपेन चला है, तो इसका क्या परिणाम निकला सर? मानव श्रृंखला किस उद्देश्य से की गई थी? जो मोदी सरकार, संघी मनवादी सरकार जो है अभी देश में काबिज, जो झांसा देकर प्रपंच से कई ढंग के लोक लुभावने नारा दे करके बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ युवाओं को प्रति साल नौकरी, खेतिहरों के लिए उपज का 1.5 गुना, सीमा सरहद पर 1 सिर के बदले 10 सिर, इस तरह के तमाम लोक लुभावने नारों के साथ वो सरकार में आए थे। 15 से 20 लाख रुपया सभी भारतीयों के खाता में। जरा शर्मिंदगी भी थोड़ी सी भी रहती, बेशर्मी का हद है। अगर ये कह दिए होते कि प्रधानमंत्री को छोड़ करके, राष्ट्रपति को छोड़ करके, प्रोफेसर को छोड़ करके, एमएलए को छोड़ करके, एमपी को छोड़ करके, मिनिस्टर्स को छोड़ करके, डॉक्टर को छोड़ करके, अधिकारियों को छोड़ करके, ऐसा भी नहीं, उन्होंने सबके खाते में 15-15 लाख या रुपया देने का जो वादा किया, तो ये इस तमाम झांसों के बीच कांग्रेस से नाराज लोग या कांग्रेस के लंबे शासन से उबे हुए लोगों ने शासन दिया, और शासन देने के बाद जो देश का हश्र हुआ, नोटबंदी का क्या हाल हुआ, कौन लाइन में लगे? न तो प्रधानमंत्री को लगना पड़ा लाइन में, न तो उनके उद्योगपति मित्रों को जिनके माध्यम से देश की मिल्कियत लुटा रहे हैं वो, उनको लाइन में लगना पड़ा। निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को लाइन में लगना पड़ा, और सैकड़ों जाने गई। अरुणाचल के में चीन गांव बसा चुका है। हमारे सरहद के अंदर घुस करके नए एरिया को कब्जा कर लिया, हजारों वर्ग किलोमीटर को। 20 जान हमारे जवानों का ले गया, और उसके एक के बदले 10 का हिसाब तो 200 का होता है, मगर 2 जान मोदी जी ला पाए कि नहीं, ये तो देश जानता है। तो नोटबंदी का मामला हो, जितने भी कानून ये तरह तरह के लाए, CAA, NRC, सारे देश के आवाम को तकलीफ़ दे देने वाला, और लोगों को एक अनावश्यक तनाव में, देश में तनावपूर्ण वातावरण, सांप्रदायिक हिंसा वगैरह वगैरह के माध्यम से, अब कोई मुसलमान है तो पाकिस्तानी है, कोई सिख है तब नया शगुफा है वो खालिस्तानी है। तो भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ मंडल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, देश भर के किसान, वेस्ट बंगाल, केरल, देश भर के किसान जो लड़ रहे हैं, बिहार, तो क्या होगा? सबका अलग अलग, कोई न कोई बिहारिस्तानी कहेंगे, किसी को खालिस्तानी कहेंगे। तो ये जो किसानों के विरुद्ध, या फिर रोटी को जो उद्योगपतियों के तिजोरी में बंद करके आवाम को तकलीफ़ देने वाला जो कानून लाया है, इस कानून के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में मानव श्रृंखला का निर्माण किया था। और सरकार में न रहते हुए भी, कोई अमला फमला न लगा हो, तब भी एक कारगर मानव श्रृंखला का निर्माण बिहार ने किया। महागठबंधन ने पिछले दिनों किया है, जो आप सभी लोग उसके व्यूअर रहे। सर, इसका परिणाम क्या निकला? नहीं, परिणाम तो आवाम में जागृति का परिणाम है। जब एक हठी हुंठ और संवेदन शून्य सरकार है, सुनना तो पड़ेगा। कोई चिंगारी उठती है तो लपट भी बनती है। कोई मुगालते में न रहें, चाहे मोदी के कुनबे, जो सत्ता प्रतिष्ठान संवेदन शून्यता दिखा रही है, किसी मुगालते में न रहना चाहिए। हिटलर भी दुनिया से गया है, किस ढंग से विदाई हिटलर की हुई दुनिया जानती है। इनकी ही विदाई शायद उससे भी खतरनाक ढंग से होगी, ऐसा लगता है। सर, आप जब हम आपके बारे में सारी कुछ जान रहे थे, निकाल रहे थे ऑल थिंग्स, तो उस समय हमें पता चला कि सर आप प्रोफेसर हैं।
तो थोड़ा सा आप अपने जीवन के बारे में बताइए सर हमें। मैं पीजी जूलॉजी से पास किया, ZOO, जिसमें प्राणी के जीवन वृत्त की पढ़ाई होती है, और छात्र जीवन प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में हुए, सेकेंडरी एजुकेशन मेरे गांव के शहर मधेपुरा में हुआ, और उसके बाद फिर पटना का एजुकेशन हुआ, दिल्ली भी पढ़े। इस ढंग से पढ़ते पढ़ते फिर कॉलेज में टीचर हुए। तो मेरा कौन से कॉलेज में प्रोफेसर थे सर? मगध यूनिवर्सिटी में है, RSY कॉलेज में, अभी भी वहीं हैं। तो अभी भी क्लास लेते हैं सर? नहीं, अभी तो क्लास नहीं लेते ना, अभी तो हम लोग लियन पर होते हैं, छुट्टी में रहते हैं। और ये प्रिविलेज कॉलेज एजुकेशन के लोगों को है, तो उसी का ये परिणति है कि मान लीजिए हम असेंबली ड्यूटी करते हैं और कॉलेज में शिक्षक हैं। असेंबली से जनता खारिज कर देगी तो फिर कॉलेज में जाके पढ़ाना है। बचपन का एजुकेशन कैसा रहा सर? जो चाइल्ड जो प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में हुआ और माता पिता के सानिध्य में हुआ, हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। एजुकेशन ही नहीं हुए, एक संस्कार मिला। जो पृष्ठभूमि है लोहिया जी के आंदोलन का, वो हमारा इलाका है, और हमारे मधेपुरा में सौभाग्य से बड़े आंदोलनकारी नेता, स्वातंत्रवीर, कट्टर समाजवादी भूपेंद्र नारायण मंडल जी, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होते थे एक ज़माने में, तो उनके द्वारा सींचा गया वो इलाका है, उनके द्वारा संस्कार पल्लवित पुष्पित हुआ है, और उनके संस्कार का असर हम लोगों के पूरे परिवार पर था, और इलाके के बहुतेरे लोगों के परिवार पर है। और वो इलाका तो आपको पता है, लोहिया जी को इस देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा समर्थन मिला तो बिहार में, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा समर्थन मिला तो कोसी के उस मधेपुरा क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में मिला। तो उस संस्कार से हम लोग पल्लवित पुष्पित हुए। तो सोशलिस्ट एक पृष्ठभूमि है समाजवाद, सोशल जस्टिस और समाजवाद का, और मैं ये महसूस करता हूँ कि संपूर्ण उत्तर भारत में, एक तरह से कह लें तो भारत भर में, लेकिन अगर छोटा कहीं नुक्ताचीनी कोई करे तो उत्तर भारत में एक समाजवाद और सामाजिक न्याय को समर्पित अगर कोई व्यक्तित्व है इस देश में तो वो आदरणीय लालू प्रसाद जी है। 100 तकलीफ झेल रहे हैं, मगर वो आदमी टूटने के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। इतनी यातना, इतनी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। आप इस बात को समझिए कि दिल्ली से वापस बुलाया गया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को। अगर वो स्वस्थ है तो जेल में होना चाहिए। दिल्ली के अस्पताल से निकाल करके रांची के अस्पताल में डाल दिया गया, तो जब इलाज ही होना था तो दिल्ली के अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकता है। ये सब लोग जानते हैं, एम्स में कहीं भी राज्यों के अस्पताल से ज़्यादा अच्छे फैकल्टीज़ हैं। तो फिर क्या कारण है? अगर वो स्वस्थ थे तो जेल में होना चाहिए। इसका मतलब है कि लालू यादव को मानसिक शारीरिक यातना देने के प्रपंच से ही रांची के जेल में अस्पताल में रखा गया, और रांची के अस्पताल में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाया तो पुनः दिल्ली ले जाया गया। एक बीमार आदमी, और जो क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से 74 आंदोलन की पृष्ठभूमि से आए, जो पटना विश्वविद्यालय जैसे मानित विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक पार्लियामेंट्रियन रहे, और 74 आंदोलन के बिहार के सबसे प्रमुख अगर कोई एक्टिविस्ट थे, जेपी साहब जिनको सबसे ज़्यादा मानते थे, उनका नाम लालू प्रसाद जी है। और लंबे समय तक बिहार के राज सत्ता पर कायम रहे। और ऐसे व्यक्ति के साथ जिस ढंग से घिनौनी हरकत की जा रही है, तो ये तो माना जाएगा कि यहाँ गरीबों के पक्ष में बोलने वाले, अछूतों वंचितों के पक्ष में बोलने वाले का हाल वही होगा जो कभी अंबेडकर साहब का हुआ, जी कहते हैं जो कभी अंबेडकर साहब का हुआ, कभी डॉक्टर लोहिया का हुआ,
कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी लोगों ने उसी ढंग से एक तरह से मानसिक यातना, पीड़ा और कई ढंग के प्रपंच उनको झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री रहते हुए भी गाली सुननी पड़ती थी। महात्मा फुले को लोगों ने गाली दिया, महात्मा पेरियार साहब को भी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। तो जो बहुजनों के जो पैरोकार होंगे, 85% आवाम के जो पैरोकार होंगे, जो प्रगतिशील विचार रखेंगे, तो ये यथास्थितिवादी रूढ़िवादी जो तत्व है, नाथूराम गोडसे के वंशज, बापू के हत्यारों के जो संतान हैं, इन लोगों को भाई नागवार गुजरता है। और हमारे जो वंचित समाज हैं, दुर्भाग्य है, एजुकेशन का भी अभाव है, जागृति का भी अभाव है। तो हमारे जो पैरोकार रहे हैं, हमारे जो प्रमुख नेतृत्व के लोग रहे हैं, उनको इसी ढंग से यातना दे करके लोग मुख्य धारा से अलग किया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यदि हम उनके बारे में पूछते हैं या उनके बारे में स्वस्थ हैं, ये सब जानकारी लेते हैं, तो उल्टा आरोप लगाया जाता है। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं? तो नीतीश कुमार जी के बारे में इतना कह सकता हूँ कि पता नहीं, मैं ये समझता हूँ कि किसी खौफ में जी रहे हैं नीतीश जी, किसी खौफ में जी रहे हैं। पता नहीं कौन सा अदृश्य खौफ है, मनवादियों के साजिश का भय है, या बापू के हत्यारों के वंशजों के द्वारा जो सत्ता प्रतिष्ठान पर कब्जा किया गया है। कारण जो हो, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार का जो 15 साल प्लस में जा रहे हैं, वो भी खौफ में जी रहे हैं और एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। तो वो अगर किसी ढंग का आरोप लगाते हैं कि हम हालचाल भी पूछते हैं, तो हमारे ऊपर शक किया जाता है। क्यों शक करेंगे? आपकी पृष्ठभूमि अगर वैसी रहेगी तो लोग, प्रतिक्रिया तो किसी ने नहीं व्यक्त किया है, हालचाल पूछना तो कोई गुनाह नहीं है। और अब हाँ, कभी एक टिप्पणी आई थी इस ढंग का जो आप कह रहे हैं, तो हमको लगता है उसमें सच्चाई नहीं है, और शायद मुख्यमंत्री जी के उस बात में दम नहीं है। क्यों हालचाल पूछने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। और हमारे तो पार्टी के जो हमारे युवा नेतृत्व हैं, युवा आदर्श बहुजनों के भविष्य तेजस्वी जी, तो हमको नहीं लगता है कोई इस तरह की टिप्पणी किए हैं, तरह का जो मैसेज आपके चैनल में आया हो या प्रिंट मीडिया में आया हो। हाँ, एक चर्चा जरूर होती है कि साहब ठीक है, आप हालचाल पूछिए, मगर हालचाल पूछने के पीछे आपकी मंशा सही होनी चाहिए। सब आदमी आशा करेगा ऐसा। जब हम एकदम तकलीफ में होते हैं तो हालचाल नहीं पूछते हैं, जब आप में घबराहट होती है तब आप हालचाल जानना चाहते हैं, आपके ऊपर दबाव बनता है तो हालचाल जानना चाहते हैं। तो इस ढंग का चर्चा कभी कभी समाज में तो होता है, कुछ सच्चाई भी है उसमें। जब आप आपदा मंत्री थे तो उस समय मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हाँ, वहीं से तीसरी बार हुए। तो सर, उस क्षेत्र में अब तक किस तरह का कार्य किया गया है? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक दिन की बात नहीं है। और सौभाग्य से जब हमको विधायक बनने का अवसर मधेपुरा के महान जनता ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से जब टिकट मिला, तो वहाँ की जनता ने जो बड़े मत के अंतर से जिताया था। और मैं आपको ये बताऊं कि चुनाव जीतना ही बड़ी बात नहीं थी। चुनाव अपने आप का, जो 2010 का चुनाव था, वो भी अपने आप में एक अलग चुनाव था। नीतीश कुमार जी एक हफ्ते तक वहाँ टिके थे। शरद यादव जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे जदयू का। उनका गृह क्षेत्र था और होम कॉन्स्टिट्यूंसी का हेडक्वार्टर था। उन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। फिर भी वो चुनाव हमारे मधेपुरा के महान जनता ने हमको बड़े मत के अंतर से जिताया। फिर दूसरा चुनाव तो साथ ही हुआ महागठबंधन का, तो 2 वोट, 2 वंचितों के, बहुजनों के लीडर मिले थे, तो वोट की कमी ही नहीं थी। फिर इस बार चुनाव था, तीसरा चुनाव था। यहाँ एक बड़े भारत के अपने आप को सुरमा कहने वाले पप्पू जी भी चुनाव लड़ रहे थे। अपनी जमानत गंवा करके आए वहाँ से, मधेपुरा से। तो ये चुनाव तो फिर अपने आप में बड़ा। दूसरे तरफ हमारे जो ग्रेट बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे,
पिछड़ी जाति आयोग के चेयरमैन जो बनाए गए थे, उनका स्वयं का पोता चुनाव लड़ रहा था, निखिल मंडल जी। बड़ा भाषण देते हैं डिबेट में, गोल गोल बोलते हैं, मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एमएलए में क्या हाल हुआ सो तो अब उन्हीं से पूछिएगा। सर एक मतलब पर्सनल है, ये मेरा पर्सनली प्रश्न है सर कि आप प्रोफेसर इसलिए पूछा जा रहा है सर ये प्रश्न कि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में लगभग, लेकिन ख़ास तौर से बिहार में सबसे ज़्यादा जातिगत आधार पर चुनाव होता है सर, ऐसा क्यों? देखिए, हम तो ये कहेंगे इस मामले में कि बड़े लोगों ने एक जाल बिछाया और जाल में लोग फंसते चले गए। आपने जो सवाल किया कि जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं, वैचारिक आधार पर चुनाव होने का ही बिहार में एक आइडियल वातावरण था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चुनाव सिर्फ जातिगत आधार पर होता हो बिहार में, वह आज की सच्चाई है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मान लीजिए वंचित लोग अपनी गोलबंदी किसी लीडर के पीछे दिखाते हैं, दुर्भाग्य से उसमें छेद हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण इसको कहा जाए। लेकिन आज जब चयन में लोग अपने बहुजनों के प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय समाजवाद को देख करके कोई रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, तो इस पर आप जैसे लोग की टिप्पणियाँ आती है। लेकिन ज़रा ये बताएं कि अम्बेडकर साहब उस ज़माने में तो 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया। अम्बेडकर साहब को फाइल सरकार के दिया जाता था टेबल पर। अम्बेडकर साहब के हाथ में संचिकाएँ नहीं जाती थी। कौन लोग थे? अम्बेडकर साहब इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, 100 वर्ष के ज्ञानी साबित हुए। संविधान के अध्यक्ष थे निर्माण करते होते समय, उस समय उनको फाइल ड्राफ्ट कमीशन के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमीशन के, और चेयरमैन को संचिकाएं सरकार के दी जाती थी। उनका जो चपरासी होता था उनके सरकार की दी जाती थी, हाथ में नहीं दी जाती थी। तो इसलिए कि वह अछूत थे, जो मनुवादी संस्थाओं द्वारा जाति व्यवस्था में अछूत छूत का भाव लाया गया। वो बेचारा अछूत जाति के थे। तो उस जमाने में जब स्वतंत्रता की का जंग हमारे पुरखे लड़ रहे थे, उस जमाने में भी संचिकाएं छू करके उनके हाथ में न दी जाती थी, टेबल पर सरकार के दिया जाता था। तो आप समझिए कि इसको आप क्या कहेंगे? क्या इसको जातवाद नहीं कहेंगे? कौन है व्यक्ति वह? अम्बेडकर साहब इस देश का पहला व्यक्ति जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किए, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए। तो पहला व्यक्ति, हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति, कोई पंडित नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई बड़ी जाति नहीं, एक अछूत वंश में पैदा होने वाला व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी हुआ कि वो पहला व्यक्ति बना। जरा हमारे देश को गर्व करना चाहिए और ये समझना चाहिए देश के ऐसे लोगों को जो जातवाद में इसे देश की जो असली मिल्कियत है उसको झोंक रहे हैं, जो मनुवाद थोपना चाहते हैं, बंच ऑफ थॉट गुरु गोवलकर की सिद्धांत को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, जो मनु सिद्धांत को पुनः लागू करना चाहते हैं। उनसे ये सवाल है कि साहब अम्बेडकर साहब भारत माता के बहुरत्न गर्भाओं में से सबसे बड़े रत्न अम्बेडकर साहब पहला भारतीय बने जो दुनिया में परचम लहरा करके और फिर गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सबसे माननीय विश्वविद्यालय आज तक कहे जाते हैं, और फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के पीएचडी किए। उनका कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्र विभाग का जो एंट्री पॉइंट है, मालूम हम तो गए नहीं हैं लेकिन देखे हैं विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से, और फिर लिटरेचर भी पढ़े हैं कि भाई उनका बुत लगाया गया है, उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, और हमारे यहाँ उनको अभी भी गालियाँ दी जा रही है। संविधान के साथ रोज़ छेड़छाड़ हो रहा है। अभी
मोदी जी रोज रात दिन अंबेडकर का नाम लेते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी जी के सपनों को रौंद रहे हैं, अंबेडकर साहब के सपनों को रौंद रहे हैं। और देखिए चालाकी किस बात की है, उसी चालाकी में वो मनुवादी साजिश के शिकार हो रहे हैं या उनके प्रपंच में फंसे हुए हैं। कहने के लिए तो कहते हैं हम वंचित हैं, ओबीसी हैं, मगर सारा काम तो वो मनुवादियों का कर रहे हैं। तो ये कहना है कि अंबेडकर साहब को जब लोग छूने से परहेज करते थे, और अंबेडकर साहब भी एक प्रपंच के शिकार हुए, उनकी एक तरह से हत्या की गई, मैं मानता हूँ। और बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे, आपको भी मालूम होगा, हो सकता है आप न पढ़े हों, हम लोग पढ़े हैं। हमारे लोगों का ये आरोप है कि अंबेडकर साहब एक स्वाभाविक मौत नहीं मरे हैं। जिस ढंग से सुभाष चंद्र बोस को साजिशपूर्ण ढंग से मौत के घाट उतारा गया, उसी ढंग से अंबेडकर साहब भी किसी साजिश के शिकार हुए हैं। हमारे सब बहुजन मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो कौन है वह व्यक्ति? जात के नाम पर चापाकल कुआं छोड़िए, पोखर तक में पानी पीने नहीं दिया जाता था। वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रहने वाले महार जाति के लोगों को क्यों विजय, आज जानते हैं आप कि विजयोत्सव मनाया जाता है भीमा कोरेगांव में साल में एक बार, और वहाँ भी मनुवादी प्रपंच चलते हैं। तो कौन है भीमा कोरेगांव के सरपरस्त? क्या हुआ था भीमा कोरेगांव में? 500 महार सैनिक, 28,000 ब्राह्मण पेशवाई सैनिकों को खदेड़ करके और दुरुस्त किया था। तो ये समझना चाहिए कि जात के नाम पर पोखर तक में पानी नहीं पीने दिया जाना। आज के तारीख में भी छुआछूत बदस्तूर जारी है। ठीक है, एक अंश में ढीला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो बड़े लोग हैं अभी भी अछूत जाति को अपने यहाँ बैठाना नहीं चाहते हैं, पानी पिलाना नहीं चाहते हैं। तो जाति व्यवस्था ये किनका देन है? जिनका देन है वही आरोप लगाते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति आधारित वोट होता है। कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं हो रहा है। हमको लगता है दिल्ली में मल्टी कास्ट प्रेशर है, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, तो वंश परंपरा, जाति परंपरा देख करके ही तो वोट हो रहा है। और अभी नई बात आ गई है कि भैया आपको कोई जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से अक्षम हैं, विकास आपके सत्ता प्रतिष्ठान के बूते की बात नहीं है। तो आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, आरोप कमज़ोर लोगों पर लगाए जाते हैं। भैया एक राफेल 550 करोड़ का आप 1600 करोड़ में खरीद सकते हैं। सत्ता में आते ही आप लोगों को सूचना के अधिकार के जो कांग्रेस के समय में इन्हीं लोगों के आंदोलन के बल, अन्ना हजारे के आंदोलन के बल जो प्राप्त हुआ था, सूचना के अधिकार का पर कतर दिया आपने। तो आप तो लोकशाही को ख़त्म करने में लगे हुए हैं लोग। तो जो लोकशाही ख़त्म करने में लगे हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गलमाही कर रहे हैं। अब तो ये भी देख रहे हैं कि एक नया चैत्र आंदोलन का फिक्स किए हैं कि जो आंदोलन करेगा, जी यही प्रश्न पूछने वाला था सर, जो आंदोलन करेगा उसको नौकरी नहीं देंगे। अब ये बताइए कि ये लोकशाही चल रही है यहाँ कि तानाशाही चल रही है? भैया अपना हक के लिए लड़ना, आप नहीं, ह्यूमन राइट का मामला, आप नीतीश बाबू को सोचना चाहिए कि आप किस आंदोलन के गर्भ से आए हैं। आप तो अगर आज जेपी साहब जिनके सरपरस्ती में आप आंदोलन में थे, चल रहे थे, दूसरे तीसरे दर्जे के आंदोलनकारी थे, लालू जी के सहयोगी थे, और हमारे आदरणीय नेता के सरपरस्ती में चल रहे थे, तो साहब आप जिस आंदोलन के गर्व से आपको जो भी पहचान मिली, आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कैसे है नहीं उसको छोड़ दीजिए। ये बात तो सच है कि बिना बैसाखी के आप हो भी नहीं सकते हैं, चाहे बैसाखी जहाँ से भी लीजिए, तो बिना बैसाखी के आप हो नहीं सकते। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जिस 74 आंदोलन के गर्व से आपको ये सत्ता मिली है और सत्ता प्रतिष्ठान पर कब्जा करके आप उन्हीं लोगों के खिलाफ में लोकशाही और लोकतंत्र को रौंदते हुए छात्रों के जो अपने हक हकूक़ के लिए लड़ेगा उसको कहते हैं सरकार में नौकरी नहीं देंगे। एक तो नौकरी हो नहीं रही है। अब इनके जो सरपरस्त हैं मोदी जी, सब चीज़ को सड़क ट्रांसमिशन तो क्या क्या, रेल रोडवेज सारा चीज़ तो हो गया, अब तो निजीकरण। अब क्या होगा? अब नौकरी होगी क्या? ये घबराए हुए लोग हैं।
डरे हुए लोग हैं। ये समझ रहे हैं कि हमारा काला करतूत समाज के सामने आने वाला है, इसलिए लोकशाही को ख़त्म करके तानाशाही का वातावरण पैदा करो, भय पैदा करो। लेकिन इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा देर के लिए अपनी पीठ थपथपा लें। भय पैदा करके आप चाहें कि हम सत्ता शासन को दूर तक खींच लेंगे, अब ये आपके बस की बात नहीं है। अब जनता जान चुकी है। अभी किसान संघर्ष ये संपूर्ण क्रांति की ओर जा रहा है। समाज इसमें आएगा और सत्य सामने आएगा। ये जो मुसलमान माने पाकिस्तान और सिख माने खालिस्तान, ये जो बंटवारा करने वाले हैं लोग हैं, ये देश के हिमायती हैं क्या? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं कि जोड़ने वाले लोग हैं? निश्चित रूप से इनका बस चलेगा तो देश कई खंडों में विभक्त होगा। ये भावनात्मक रिश्तों को ख़त्म करना चाहते हैं। एक दूसरे में जो भाईचारगी का संवाद संदेश था उसको ख़त्म करके देश को ताकत देना चाहते हैं। ये लोग किसी प्रकार से सत्ता प्रतिष्ठान पर कब्जा करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को मजबूत करके तानाशाही थोपना चाहते हैं। अब ये दिन दूर नहीं जब देश की जनता दुनिया के अन्य देशों के तरह सत्ता पर कब्जा करेगी और ऐसे काले करतूत वाले लोगों को मतलब सत्ता से खदेड़ेगी।